बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के रिजल्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिनमें से टाइम डायलेशन को हमने लास्ट लेक्चर में बड़ी डिटेल में डिस्कस किया और आज हम सेकेंड रिजल्ट जो कि है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के सेकेंड रिजल्ट जो कि है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन उसको डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझती हूँ कि आखिर आइंस्टाइन ने लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के बारे में सोचा क्यों। डियर स्टूडेंट, जैसा कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के सेकेंड पोस्टुलेट में आपने पढ़ा कि स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस इज अ कांस्टेंट। अगर स्पीड एक कांस्टेंट है तो इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट का फार्मूला जो कि है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, इसमें जो डिनोमिनेटर में टाइम का फैक्टर है उसे आइंस्टाइन ने टाइम डायलेशन के साथ लिंक किया। अगर डिनोमिनेटर में मौजूद टाइम एक रिलेटिव क्वांटिटी है जो कि फ्रेम की स्पीड के साथ खुद को चेंज कर रहा है, तो फिर लेफ्ट हैंड साइड पर मौजूद स्पीड कैसे कांस्टेंट है? क्योंकि स्पीड के कांस्टेंट होने के लिए जरूरी है कि राइट हैंड साइड पर मौजूद फैक्टर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम अगर ये वेरी करे तो ये दोनों वैल्यूज, डिस्टेंस और टाइम की दोनों वैल्यूज फिर इक्वल इस तरह वेरी करनी चाहिए कि ये रेशो स्पीड को कांस्टेंट रखे। अगर सिर्फ टाइम वेरी करेगा तो फिर स्पीड एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं होगी। इसका मतलब है कि राइट हैंड साइड पर मौजूद डिस्टेंस को भी वेरी करना पड़ेगा। अगर टाइम इंक्रीज होगा तो डिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, अगर टाइम डिक्रीज होगा तो डिस्टेंस भी फिर डिक्रीज होगा। सिर्फ इसी सूरत में राइट हैंड साइड में मौजूद रेशो डिस्टेंस ओवर टाइम एक कांस्टेंट स्पीड को जनरेट कर सकेगी। यहां से आइंस्टाइन ने स्पीड ऑफ लाइट इज अ कांस्टेंट इसको लिंक किया स्पेस एंड टाइम वेरिएशन के साथ, जिसमें से टाइम वेरिएशन को हमने कहा टाइम डायलेशन और इसको हमने बड़ी डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। लेकिन फिर भी मैं आपको रीकैप देती चलूं कि जब हमने टाइम डायलेशन डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया कि अगर कोई फ्रेम फास्ट मूविंग फ्रेम हो तो उसमें मौजूद क्लॉक स्लो टिक करेगा और वहां पर टाइम की मूवमेंट स्लो मूवमेंट होगी। लेकिन इस फास्ट मूविंग फ्रेम के कंपैरेटिवली अगर हमारे पास एक और फ्रेम है जो कि स्लो मूविंग फ्रेम है, सो उस स्लो मूविंग फ्रेम में मौजूद क्लॉक फास्ट मूव करेगा और वहां पर टाइम आपको स्ट्रेच्ड या डायलेटेड टाइम मिलेगा। इस डायलेटेड या स्ट्रेच टाइम को हमने टी से इंडिकेट किया और स्लो मूविंग क्लॉक के टाइम को हमने टी नॉट से इंडिकेट किया। आपने ये दोनों टर्म्स टी एंड टी नॉट याद रखनी है क्योंकि इनकी आपको जरूरत पड़ेगी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को और स्पीड ऑफ लाइट इज अ कांस्टेंट के कॉन्सेप्ट को समझने में। सो डियर स्टूडेंट, ये तो था टी और टी नॉट जिसको आपने लिंक किया था इस टाइम डायलेशन की इक्वेशन से। डियर स्टूडेंट, इस टाइम डायलेशन की इक्वेशन में टी डायलेटेड टाइम है, टी नॉट प्रॉपर टाइम है, वी उस फ्रेम की स्पीड है जो हायर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। डियर स्टूडेंट, अब हम चलते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की तरफ। डियर स्टूडेंट, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली उन ऑब्जेक्ट से लिंक्ड है जो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स होंगे। लेट्स सपोज आप एक बिल्डिंग के पास कुछ इस तरह से खड़े हैं और रोड से एक कार गुजरती है जो कि बहुत बहुत हाई स्पीड के साथ मूव करेगी। अब यहाँ पर कार में बैठे हुए ऑब्जर्वर और आप जो रोड साइड पर खड़े हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन में क्या फर्क आएगा? मैं बात कर रही हूं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की। यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली उन ऑब्जेक्ट्स में होगी जो फास्ट मूविंग होंगे और अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन इस चीज को ऑब्जर्व किया जाएगा।
अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑब्जर्वेशन से क्या मुराद है ये मैं आपको थोड़ी देर में समझाती हूं। पहले आप इस थॉट एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करें। अब कार में बैठा हुआ ऑब्जर्वर जो कि एक बहुत हाई वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, जब गुजरेगा तो उसकी ऑब्जर्वेशन ये होगी कि आपके और बिल्डिंग के बीच में डिस्टेंस कंपैरेटिवली कम हो गया है। उसे आप बिल्डिंग के बहुत क्लोज नजर आएंगे। लेकिन ऑन द अदर साइड आप जब कार को ऑब्जर्व करेंगे तो आपका कहना यह होगा कि कार अपनी ओरिजिनल लेंथ से कम हो गई है। आपको कार कॉन्ट्रैक्टेड नजर आएगी और कार में बैठे हुए ऑब्जर्वर को आप और बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस कॉन्ट्रैक्टेड नजर आएगा। डियर स्टूडेंट, ये ऑब्जर्वेशन बेसिकली लेंथ कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड है। अब अगर आप सपोज करें कि ये एक मीटर रॉड है, इसके 2 पॉइंट्स ए और बी के बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर। अभी ये रॉड रेस्ट पर है, सो आपको इसकी ओरिजिनल लेंथ ही नजर आ रही है, जिसे आप प्रॉपर लेंथ L0 कहेंगे। अब अगर ये रॉड स्पीड ऑफ लाइट के साथ या ऐसी स्पीड के साथ जो कि अप्रोचेबल टू स्पीड ऑफ लाइट हो, उसके साथ कुछ इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दे, तो इस डायरेक्शन ऑफ मोशन में आपको इस रॉड का कौन सा डायमेंशन मूव करता हुआ नजर आएगा। या मैं इसको अगर रिपीट करूं तो क्वेश्चन कुछ इस तरह बनेगा कि अगर ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है तो इस रॉड का कौन सा डायमेंशन इस डायरेक्शन ऑफ मोशन के पैरेलल है, और वो है लेंथ। जबकि इस रॉड की अगर मैं हाइट का डायरेक्शन ड्रॉ करूं तो हाइट इस वक्त डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर है। सो जब ये रॉड मूव करेगा तो इसकी लेंथ आपको कॉन्ट्रैक्टेड नजर आएगी, जबकि इसकी हाइट विच इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, उसमें आपको कोई भी चेंज नजर नहीं आएगा। अब ये रॉड ऑब्जर्वर को कितनी कॉन्ट्रैक्टेड नजर आएगी ये डिपेंड करता है कि रॉड की स्पीड क्या है। इसकी जितनी स्पीड ज्यादा होती जाएगी उतना ही आपको इसकी लेंथ कॉन्ट्रैक्टेड नजर आएगी। इसी ऑब्जर्वेशन को अगर हम थोड़ा चेंज करें कुछ इस तरह से कि रॉड अब अपवर्ड मूव करना स्टार्ट कर दे। अब रॉड का डायरेक्शन ऑफ मोशन अपवर्ड है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये रॉड अपवर्ड मूव कर रही है तो रॉड की लेंथ और विड्थ में से कौन सा डायमेंशन डायरेक्शन ऑफ मोशन के पैरेलल है। आई एम श्योर आपका आंसर होगा कि विड्थ या हाइट ऑफ रॉड पैरेलल है डायरेक्शन ऑफ मोशन के, जबकि अगर मैं लेंथ को ड्रॉ करूं तो लेंथ डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर है। सो ये रॉड जब अपवर्ड मूव करेगा एक बहुत ही हाई वेलोसिटी के साथ, तो आपको इसकी लेंथ में कोई चेंज नजर नहीं आएगा। अभी आपको इसकी हाइट जो कि एक लेंथ का बिहेवियर है वो आपको कॉन्ट्रैक्टेड नजर आएगी। सो डियर स्टूडेंट, इन ऑब्जर्वेशन से हमने ये कंक्लूड किया कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वो डायमेंशन जो डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग है, हमें उस डायमेंशन में कॉन्ट्रैक्शन नजर आएगी, जबकि बाकी डायमेंशंस में, जिसे मैंने कहा परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, इसमें हमें कोई भी चेंज नजर नहीं आएगा। यही बात आपकी बुक में भी लिखी हुई है। इन लाइंस में आपको ये बात पढ़ने को मिलेगी। डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि लेंथ किस तरह स्पीड ऑफ लाइट या हाई अप्रोचेबल वेलोसिटीज की वजह से लेंथ का डायमेंशन कैसे खुद को एक कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ में कन्वर्ट करता है। इस रॉड वाली ऑब्जर्वेशन में जो ओरिजिनल लेंथ ऑफ रॉड थी उसे आप L0 कहेंगे, जबकि वो लेंथ जो मोशन में आपने कॉन्ट्रैक्टेड ऑब्जर्व की उसे हम L से इंडिकेट करते हैं। डियर स्टूडेंट, हमने स्टार्ट लिया था कि स्पीड ऑफ लाइट एक कांस्टेंट है। यहां से ये थॉट प्रोसेस स्टार्ट लेता है कि अगर हमारा टाइम एक रिलेटिव क्वांटिटी है तो फिर लेंथ भी ऑब्वियसली एक रिलेटिव क्वांटिटी ही होगी, क्योंकि स्पेस और टाइम वेरिएशन जिसे आइंस्टाइन ने लेंथ ओवर टाइम के साथ लिंक किया था, अगर इसमें टाइम एक रिलेटिव क्वांटिटी है तो फिर लेंथ भी एक
रिलेटिव क्वांटिटी ही होगी। इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे और हम डिराइव करेंगे फार्मूला फॉर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। अब ये फार्मूला लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का कैसे डिराइव किया गया, उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट समझाती हूं। डियर स्टूडेंट्स, सपोज करें कि ये एक स्पेसशिप है जिसने एक हाई वेलोसिटी के साथ मूव करते हुए जाना है अर्थ से इस प्लेनेट की तरफ। और जब ये अर्थ से प्लेनेट की तरफ जाएगी, स्पीड की मेजरमेंट एक ऑब्जर्वर करेगा जो अर्थ पर मौजूद है और दूसरा वो ऑब्जर्वर करेगा जो स्पेसशिप में मौजूद है। ये दोनों ऑब्जर्वर जब स्पीड ऑफ लाइट को या स्पीड ऑफ स्पेसशिप को, जो कि अप्रोचेबल टू स्पीड ऑफ लाइट है, उसको मेजर करेंगे तो दोनों की ऑब्जर्वेशंस ऑब्वियसली क्या आनी चाहिए, एक जैसी आनी चाहिए। मेरा मतलब है कि जो अर्थ बाउंड ऑब्जर्वर है, जब वो स्पीड ऑफ स्पेसशिप कैलकुलेट करेगा और दूसरा स्पेसशिप बाउंड ऑब्जर्वर जब स्पीड ऑफ स्पेसशिप कैलकुलेट करेगा, तो दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। सो इस सेम आने वाली इक्वेलिटी को लेकर हम चलेंगे और देखेंगे कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फार्मूला क्या बनता है। पहले हम अर्थ बाउंड ऑब्जर्वर की ऑब्जर्वेशंस को नोट करते हैं। डियर स्टूडेंट, जब स्पेसशिप मूव हुई और अर्थ बाउंड ऑब्जर्वर ने स्पेसशिप को ऑब्जर्व किया, तो क्योंकि स्पेसशिप एक हाई वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, सो ऑब्जर्वर को स्पेसशिप तो कॉन्ट्रैक्टेड लगेगी, लेकिन उसे अर्थ और जो स्पेसशिप की डेस्टिनेशन वाला प्लेनेट है उनके बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नजर नहीं आएगी। जो अर्थ बाउंड ऑब्जर्वर है वो अर्थ और प्लेनेट के बीच के डिस्टेंस को एक प्रॉपर लेंथ L नॉट की तरह नोट करेगा। और क्योंकि अर्थ बाउंड ऑब्जर्वर एक स्लो मूविंग इनर्शियल फ्रेम अर्थ पर मौजूद है, तो उस पर जो टाइम की मेजरमेंट होगी वो एक फास्ट मूविंग क्लॉक की हेल्प से होगी। और मैंने आपको स्टार्ट ऑफ लेक्चर में बताया कि जब आप स्लो मूविंग फ्रेम पर होते हैं तो आपकी टाइम की मेजरमेंट एक स्ट्रेच्ड या डायलेटेड टाइम की तरह होती है और इसको आप T से इंडिकेट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, जो अर्थ बाउंड ऑब्जर्वर ने दो कैलकुलेशंस की, उनमें से एक तो है अर्थ और प्लेनेट के बीच का डिस्टेंस विच इज L नॉट, और दूसरी टाइम की मेजरमेंट है जो उसने अर्थ बाउंड क्लॉक से की और उसे उसने इंडिकेट किया T से, रिलेटिविस्टिक टाइम T से इंडिकेट किया। सो जो स्पीड अर्थ बाउंड ऑब्जर्वर ने मेजर की उसका डेटा होगा स्पीड इक्वल्स टू L नॉट डिवाइडेड बाय T। ये तो था अर्थ बाउंड ऑब्जर्वर की ऑब्जर्वेशन का डेटा। अब चलते हैं और देखते हैं कि जो स्पेसशिप में मौजूद ऑब्जर्वर है वो क्या ऑब्जर्व करेगा। मैंने आपको बताया कि स्पेसशिप में मौजूद ऑब्जर्वर की क्लॉक एक फास्ट मूविंग फ्रेम में मौजूद क्लॉक है। सो ये क्लॉक स्लो चलेगी और जो टाइम वो मेजर करेगा उसे हम एक स्लो मूविंग टाइम T नॉट से इंडिकेट करेंगे। और जब स्पेसशिप में मौजूद ऑब्जर्वर बाहर अर्थ और अपनी डेस्टिनेशन प्लैनेट के बीच के डिस्टेंस को ऑब्जर्व करेगा तो उसे ये डिस्टेंस एक कॉन्ट्रैक्टेड डिस्टेंस की तरह नजर आएगा, क्योंकि उसकी स्पेसशिप एक फास्ट मूविंग फ्रेम है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने आपको स्टार्ट में कार की ऑब्जर्वेशन के बारे में बताया कि कार में बैठा हुआ ऑब्जर्वर ये ऑब्जर्व करेगा कि आपके और बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस कॉन्ट्रैक्ट हो गया। सेम स्पेसशिप में बैठा हुआ ऑब्जर्वर ये ऑब्जर्व करेगा कि अर्थ और उसका डेस्टिनेशन प्लैनेट, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कॉन्ट्रैक्ट हो गया और इस कॉन्ट्रैक्टेड डिस्टेंस को वो इंडिकेट करेगा L से। सो स्पेसशिप में बैठा हुआ ऑब्जर्वर जो स्पीड नोट डाउन करेगा उस स्पीड की वैल्यू होगी स्पीड इक्वल्स टू L डिवाइडेड बाय T नॉट। आपने देखा कि अर्थ बाउंड ऑब्जर्वर का डेटा था ये और स्पेसशिप बाउंड ऑब्जर्वर का डेटा है ये। क्योंकि दोनों की स्पीड की वैल्यूज एक होनी चाहिए,
क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट एक कांस्टेंट है। सो चाहे आप अर्थ बाउंड ऑब्जर्वर की कैलकुलेशन को ले लें या स्पेसशिप बाउंड ऑब्जर्वर की कैलकुलेशन को लें, दोनों का आंसर सेम होना चाहिए। सो इस सेम या कांस्टेंट बिहेवियर की वजह से हम दोनों की कैलकुलेटेड स्पीड वैल्यूज को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास इक्वालिटी कुछ इस तरह से बनेगी। इस इक्वालिटी में लेफ्ट हैंड साइड पर डिनोमिनेटर में मौजूद है t और इसका फार्मूला मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि t इक्वल्स टू टी नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर अंडर रूट। इस वैल्यू को आप लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दें। जब आपने इस वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में पुट किया तो कुछ इस शक्ल में आपकी इक्वेशन चेंज हो जाएगी। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो आपका डेटा कुछ इस तरह से इंटरचेंज हो जाएगा। इसमें आपके पास राइट और लेफ्ट हैंड साइड पर टी नॉट का फैक्टर कैंसिल होता है और टी नॉट का फैक्टर कैंसिल होने के बाद अगर आप इसे अरेंज करें तो आपके पास लेंथ की इक्वेशन कुछ इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, विच इज L इक्वल्स टू L नॉट मल्टीप्लाई 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर अंडर रूट। ये बेसिकली इक्वेशन है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की, जो आइंस्टाइन ने स्पीड ऑफ लाइट इज अ कांस्टेंट और इस कांस्टेंट को उसने लिंक किया था स्पेस टाइम वेरिएशन के साथ और इस स्पेस वेरिएशन को लिंक किया उसने कुछ लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के फार्मूले के साथ इस तरह, जो कि है L इक्वल्स टू L नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। इसमें L नॉट कहलाता है प्रॉपर लेंथ और L कहलाता है रिलेटिविस्टिक लेंथ या आप इसे कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ भी कह सकते हैं। डियर स्टूडेंट, इसमें V है स्पीड ऑफ द फ्रेम which is moving with very very high velocity और लेंथ कितनी कॉन्ट्रैक्ट होगी ये डिपेंड करेगा कि वो फ्रेम या वो ऑब्जेक्ट along the direction of motion किस स्पीड के साथ मूव कर रहा था। हमने स्टार्ट में एक मीटर रॉड की एग्जाम्पल ली थी और मैंने आपसे कहा था कि इसकी लेंथ है 1 मीटर। अगर ये रॉड 60% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करना स्टार्ट कर दे तो आपको इसकी लेंथ कितनी कॉन्ट्रैक्टेड नजर आएगी वो अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले को यूज करते हुए। डियर स्टूडेंट, इसमें हम L नॉट की वैल्यू पुट करेंगे 1 मीटर और V को मैंने कहा कि वो है 60% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट और 60% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट को अगर आप सॉल्व करें तो ये बनता है 0.6 C। डियर स्टूडेंट, अब हम V की वैल्यू पुट करेंगे 0.6 C और L नॉट की वैल्यू पुट करेंगे 1 मीटर और देखते हैं कि अगर ये रॉड इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसकी ऑब्जर्वर को क्या लेंथ नजर आएगी। क्या वो 1 मीटर ही ऑब्जर्व करेगा या कॉन्ट्रैक्टेड ऑब्जर्व करेगा। जब आप इस डेटा को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगी। L इक्वल्स टू 1 मीटर मल्टीप्लाई अंडर रूट 1 माइनस 0.6 C होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय C स्क्वायर। अब इसको अगर आप सॉल्व करें तो C स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और इस पूरे फैक्टर को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है 0.8 मीटर। सो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि अगर ऑब्जर्वर रॉड जो कि 1 मीटर इन लेंथ है उसको 60% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करता हुआ देखेगा तो उसे वो रॉड 1 मीटर का नहीं बल्कि 0.8 मीटर का नजर आएगा, विच मीन्स कि वो रॉड उसे कॉन्ट्रैक्टेड नजर आएगा। सो डियर स्टूडेंट, ये था कि किस तरह स्पेस टाइम वेरिएशन की वजह से स्पीड ऑफ लाइट एक कांस्टेंट बनी। इसमें से टाइम वेरिएशन को हमने कहा टाइम डायलेशन और स्पेस वेरिएशन को हमने कहा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। सो डियर स्टूडेंट, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में प्रॉपर लेंथ को डिफाइन करें तो वो कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाएगा। द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स measured by an observer who is at rest, that length is called proper length।
जबकि अगर आप कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ को डिफाइन करें तो वो डिस्टेंस कुछ इस तरह से डिफाइन होगा, द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स measured by an observer who is in relative motion. So ये लेंथ जो relative motion वाला ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा वो लेंथ कहलाएगी कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ, और इसे आप L से इंडिकेट करते हैं। और इन प्रॉपर और कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ का आपस में रिलेशनशिप हमने डिराइव किया, और वो रिलेशनशिप है L equals to L naught under root 1 minus V square over C square. डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि किस तरह अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग जो डायमेंशन होगा वो हमें कॉन्ट्रैक्टेड नजर आएगा, और ये कहलाएगा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन दोनों एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, क्योंकि इस इक्वेशन में अगर हमने स्पीड ऑफ लाइट को कांस्टेंट बनाना है तो वो फ्रेम जिसमें टाइम एक इंक्रीजिंग टाइम होगा तो वहां पर लेंथ को भी कुछ इंक्रीजिंग बिहेवियर ही देना पड़ेगा, और वो फ्रेम जिसमें लेंथ एक कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ है वहां पर टाइम भी एक स्लो मूविंग या कॉन्ट्रैक्टेड टाइम ही होगा, तब भी स्पीड ऑफ लाइट एक कांस्टेंट होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में थर्ड रिजल्ट जो कि है मास वेरिएशन उसको डिस्कस करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।